सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपके पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। और हमने जो अपने क्लाइमेटोलॉजी यूनिट को शुरू कर रखा है। क्लाइमेटोलॉजी में हमने टॉपिक 1 टॉपिक 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जो है टॉपिक 3 इंसोलेशन टॉपिक कवर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्लास को ज्वाइन करें जल्दी से। जो लाइव क्लास है आपकी, उस लाइव क्लास को ज्वाइन करें ताकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको स्टार्ट कर सकें। तो 5 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर ले और हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कवर करें। तो गुड इवनिंग जय सिंह। और अब एनटीए की तरफ से एक अपडेट आ चुका है कि कल तक आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, जो भी आपका पेपर हुआ है यूजीसी नेट का। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिसने एग्जाम दिया था। देखो, ये डिपेंड नहीं करता आपका एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। आपको ये पता चला है कि आपने क्या गलती की है और अब मेरे को क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर आप एक बार दे चुके हो, 2 बार दो एग्जाम दे चुके हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो पढ़ने का तरीका है वो अच्छा नहीं है। और अब आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए क्या है, आप बैच ज्वाइन करें ताकि क्या है आपको, कोई बात नहीं, जैसे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको कुछ सीखने को तो मिला ही है। आपने 2 बार एग्जाम दिया तो कुछ ना कुछ तो आपको पता होगा कि आपने 44%, कोई बात नहीं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपकी कैटेगरी जानना चाहूंगी, आप कौन सी कैटेगरी से हैं? जनरल से हैं, एससी से हैं, ओबीसी से हैं? और मेरे को टोटल क्वेश्चन बताओ कितने ठीक हुए, तो उस लिहाज से मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका नेट हो सकता है या नहीं हो सकता। शायद आपके पेपर 1 में 17 के आसपास क्वेश्चन ठीक थे, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ। क्वेश्चन बताओ, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगी, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी, इनकी क्या जो लिस्ट है ना वो अलग अलग भी लगती है। शिफ्ट 1 तो ठीक है, कोई बात नहीं। नम क्वेश्चन कितने ठीक है पेपर 1 पेपर 2 के? टोटल 58 क्वेश्चन ठीक है, 40 क्वेश्चन ठीक है, 48 कितने ठीक है, 39 ठीक है। ऐसे होता है ना। देखो, चाहे आप कोई भी कैटेगरी में हो, हर कैटेगरी में आपको ना कम से कम जो आपके 60 क्वेश्चन तो ठीक होने ही होने चाहिए। 65 क्वेश्चन आपके ठीक है ना एसटी कैटेगरी में, तो आपका नेट के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अच्छा, ओबीसी में ओबीसी कैटेगरी है आपकी और 39 ठीक है। तो 39 तो आपके बहुत कम है, 39 में नहीं होगा। हाँ, अब की बार आपके 39 हुए हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपके, मैं चाहती हूँ कि कम से कम 95 से 100 के बीच में तो हो ही हो, ताकि आपका जो नेट और जेआरएफ दोनों हो जाए। क्योंकि जो ओबीसी है, ओबीसी की जो जेआरएफ लिस्ट है वो 100 101 इतने पे लगती है। और वही एस जनरल की बात करूँ तो जनरल की जो लिस्ट है, जनरल की लिस्ट लगती है 101 से 105 क्वेश्चन जेआरएफ के लिए चाहिए होते हैं। और 90 से 91 क्वेश्चन, जो लास्ट जो लिस्ट लगी थी उसमें 91 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए थे जनरल कैटेगरी के लिए। तब आपको क्या है, गुड इवनिंग विजय, तब आपका नेट होता है जनरल में 91 क्वेश्चन नेट के लिए और 105 क्वेश्चन जेआरएफ के लिए लिमिट होती है। और ओबीसी में शायद 98 99 इस पे वो हो जाता है, जेआरएफ हो जाता है। तो 98 से आप टारगेट रखिए कि आपके 150 में से 130 क्वेश्चन ठीक हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अगर आपकी लिस्ट 98 पे लगते तो 98 ही ठीक करने हैं, आपको कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं। अगर आपके 150 क्वेश्चन आते हैं तो 150 क्वेश्चन में कम से कम 130 क्वेश्चन तो ठीक हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर इस बार एग्जाम नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम जरूर होगा। सेकंड पेपर में देखो, सेकंड पेपर में है ना 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से आपके है ना 65 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। जैसे
और जो जनरल वालों के लिए 75 क्वेश्चन अगर पेपर 2 में ठीक हो जाते हैं 75 प्लस, तो उनका जेआरएफ पक्का है। ठीक है, 75 सेकंड पेपर में और 30 फर्स्ट पेपर में, ये होता है जनरल वालों का। और ओबीसी के लिए अगर आपके 65 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन, 65 से 70 क्वेश्चन पेपर 1 में, तो हर बार 25 क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो आपके पेपर 2 में आपको क्या है, पेपर 2 में ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको जो पेपर 2 के जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो, क्योंकि पेपर 2 ही आपको जेआरएफ दिलाएगा। आपको जो नेट और जेआरएफ दिलाएगा वो डिपेंड करता है आपके पेपर 2 पे। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे पेपर 2 में 75 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट थे। तो 75 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होने ही होने चाहिए। और जो हमारा फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में 28 से 30 क्वेश्चन आपको ठीक करने ही है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टडी करो कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम ना हो, वो कटे ना और बढ़े। आपने लास्ट पेपर से क्या सीखा, कैसे पेपर को टैकल करना है। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं कि वे सबसे पहले पेपर 1 को करते हैं। कभी भी पेपर में पेपर 1 को मत करना, सबसे पहले जाते ही पेपर 2 करना। ठीक है, जैसे कि मेरा जेआरएफ नहीं है, जेआरएफ के लिए मैं ट्राई भी नहीं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ नेट चाहिए था जो कि मुझे मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि मेरे को रिसर्च में नहीं जाना है, मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करना है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट ही एलिजिबल है। तो मैं अब दोबारा एग्जाम नहीं देना चाह रही हूँ, मेरा नेट हो चुका है। और अब अगर मैं पीएचडी भी करूंगी तो एंट्रेंस दे के हो सकता है वो, क्योंकि जितना फायदा एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स को होता है शायद से उतना ज्यादा जेआरएफ वालों को भी नहीं होता है। और हम ये कह सकते हैं कि जेआरएफ और एंट्रेंस जो क्लियर कर देता हूँ उन सब का जो लेवल होता है वो एक होता है। तो मेरे को पीएचडी में भी नहीं जाना है, मेरे को सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करना है। तो मैंने बहुत जगह ट्राई भी किया और मैंने इंटरव्यू भी दे रखे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो अगर आपको जेआरएफ करना है, पीएचडी में जाना है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए अपना जेआरएफ की तैयारी करो, ताकि आपकी पीएचडी रिसर्च वर्क अच्छे से हो सके। ठीक है, तो मैम यूनिट 1 का मॉक टेस्ट भी करवाओ। जैसे अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि बैच लेट शुरू हुआ था, और लेट शुरू होने की वजह से बैच के, तो हमारा सबसे पहले हमारा मेन मोटिव है कि हम सिलेबस कवर करेंगे। उसके बाद 21 मई से हम बस उतने, अगर ऐप वाले आपने कर लिए ना तो उतने ही काफी। और एक वो बायजूस के मैंने आपको बताया था 10 मिनट का मूक आता है, वो ट्राई करो, वो किया करो। और कोशिश करा करो कि डेली आप जो 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है ना, वो 3 घंटे का एग्जाम आप सोल्व करो, ताकि पेपर में आप बैठते हो आप सोल्व कर पाओ। तो जो 3 घंटे का आप एग्जाम देते हो ना, वही आप घर पे उसकी प्रैक्टिस किया करो। कि घर पे जब तक आप 3 घंटे नहीं बैठ के वो पेपर सोल्व करोगे, तो आप वहां पे आपकी स्पीड कैसे इंक्रीज होगी। पहले घर पे पेपर सोल्व करो, 2 घंटे का सेकंड पेपर होता है और 1 घंटे का फर्स्ट पेपर। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐप वाले तो करो, उसमें कौन से दिन आते हैं, जैसे हम जो पीवाईक्यू करेंगे वो हम करेंगे मई से, 21 मई से करेंगे। ठीक है, आपका जो पेपर है प्रोबेबली जो जून है, जून के लास्ट तक होगा, या हमारा जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। तो इतने हमारा जो मॉक पेपर हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप सिलेबस कवर करो, सिलेबस तो पढ़ो, जब तक सिलेबस नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे तैयारी कर पाओगे। तो चलो अब हम जो अपनी क्लास है, क्लास शुरू करते हैं। आई थिंक सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, और सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है कि मैंने अब जो टाइम है आपका 5 से 6 कर दिया है, तो 5 से 6 बजे वाली क्लास जो आपकी लाइव क्लास है उसको डेली अटेंड किया करो। गुड इवनिंग शगुफ्ता। ठीक है, क्योंकि अब ये टाइम मैंने आपके हिसाब से कर लिया है, 6 से 7 किया है मैंने क्लास का टाइम, तो 6 से जो 7 है क्लास। बायजूस पर जैसे रेगुलर आते हैं, बस सैटरडे संडे को नहीं आते हैं। तो जो है क्लास रेगुलर ज्वाइन किया करो। लाइव क्लास अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, तो लाइव क्लास में ज्वाइन करना है सबने।
और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ऐप पर जो आपको चैट का ऑप्शन दिया है उसमें आपकी एक जो ग्रुप है वो तो मेरे साथ है, और दूसरा जो जितेंद्र गोस्वामी सर हैं उनका है, तो उनके पास आपको फीडबैक सबमिट करना है। तो वो फीडबैक के लिए आप जरूर सर को मैसेज करें और बताएं कि आपकी जो ज्योग्राफी की क्लास है वो कैसी चल रही है। ठीक है, तो अब जो है हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करते हैं। हमने जो अपनी ओके, थैंक यू जय सिंह। बाकी जो सभी स्टूडेंट हैं वो भी जो सर है सर के पास अपना फीडबैक जरूर सबमिट करें, और क्लास में जो है रेगुलर क्लास को अटेंड किया करो, और अपना जो फीडबैक है वो मुझे भी सबमिट किया करो। तो चलो, अब हमारी जो प्रीवियस क्लास है, प्रीवियस क्लास में हमने जो अपना स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कंप्लीट कर दिया है। अब हमने पढ़ना है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होती है? सबसे पहले जो हमारा इंसोलेशन क्या होती है? इंसोलेशन को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी सिस्टम, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? अर्थ एंड बायोस्फेरिक इकोसिस्टम रिसीव एनर्जी फ्रॉम थ्री बेसिक सोर्स। तीन बेसिक सोर्स। सौर ऊर्जा पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली के कामकाज और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है, और सारे और सौर ऊर्जा और सौर विकिरण के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो इसमें तीन जो सोर्स है, तीन सोर्स को इंक्लूड किया गया है, सोलर रेडिएशन को, ग्रेविटी को, और इंडोजेनेटिक फोर्स को। ठीक है, तो ये जो तीन सोर्स है, ये देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, ये जो हिंदी है, हिंदी में बस ये मात्रा की गलती है, तो कॉपी वे पेस्ट करके मैं आपको जो ये मात्रा है ना, क्योंकि ये जो जब मैं माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी का जो वर्जन है वो ओल्ड वर्जन है, ठीक है, लेकिन जो सर ने दिया वो न्यू वर्जन है, तो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ होने की वजह से ये जो आपकी हिंदी है, हिंदी में गड़बड़ हो जाती है। इसको जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगी तो उसमें आपको ठीक करके दे दूंगी, कॉपी पेस्ट करके दे दूंगी, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और तब तक आपकी क्लास का टाइम हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे जैसे ये लिए है, ये लिए हो जाता है, ये वाली मात्रा यहाँ पे लगानी रहती है। ठीक है, ये ऊर्जा है, तो ये जो ई यू की मात्रा बस ये ही गलत हो जा रही है, इनको मैं आपको जब पीडीएफ अपलोड करूंगी तो वो सही करके दूंगी। ठीक है, तो जो सोलर एनर्जी है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारा अर्थ पे जो भी सिस्टम होता है, जो मैकेनिज्म चलता है हमारे अर्थ पे, क्या क्या चलती है हमारे अर्थ पे? विंड चलती है हमारी अर्थ पे, ओशियन करंट चलती है, जो भी ट्रांसपोर्टेशनल वर्क होता है, जो भी परिवहन वर्क होता है, वो सब किस पे डिपेंड करता है? वो सब डिपेंड करता है हमारे सोलर एनर्जी। अब ये सोलर एनर्जी ही हमारी जो अर्थ है, ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, कोई, थैंक यू सो मच, इतना आप एडजस्ट कर रहे हो। तो देखो क्या है इंसोलेशन, जैसे ये इंसोलेशन हमारे सन से आता है, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में अर्थ सरफेस पर आता है हमारा ये इंसोलेशन। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अब ये जो इंसोलेशन है, इस इंसोलेशन से हमें क्या है? हीट मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, और इस हीट की वजह से क्या है? हमारा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और अब ये टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है ना, यानी कि जो तापमान, तापमान के कारण ही हमारी क्या चलती है? तापमान के कारण प्रेशर में डिफरेंस होता है, और जब प्रेशर में डिफरेंस हो जाता है तो क्या चलती है? हमारी विंड। ठीक है, और ऐसे ही हमारी विंड की वजह से चलती है हमारी ओशियन करंट, यानी कि हमारी समुद्री धाराएं चलती हैं, हमारी टाइड चलते हैं। तो ये सब जो मैकेनिज्म है, कौन मेंटेन करता है? हमारी सोलर एनर्जी जो है, यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो मेंटेन करती है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद ये जो फ्लक्स और इनफ्लो है हमारे सोलर एनर्जी का, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम जो हमारा हीट बैलेंस, एनर्जी बैलेंस है ना सन का, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारे आयन सैमन्स हैं उन्होंने ये बताया था, द सोलर एनर्जी रीचिंग द टॉप ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर। इतनी जो एनर्जी है वो हमारे अर्थ का जो टॉप है, यानी कि जो हमारा एटमोस्फेयर है, इसके जो टॉप है, यहाँ पे इतनी एनर्जी क्या है? रिसीव होती है
लेकिन ये जैसे जैसे नीचे आती जाती है, ये जो एनर्जी है क्या होती जाती है, इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, परिवर्तित हो जाती है, इसका परावर्तन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा ये देखो, ये जो सन का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, जो सन की लेयर है, सन की जो लेयर है वो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली जो लेयर है, सबसे जो मिड पार्ट होता है, सबसे मिड पार्ट, उसको बोलते हैं कोर। कोर मैंने आपको दिखा रखा है, ये देखो कोर, ये कौन सा पार्ट है, कोर, ये कोर है। कोर के भी दो पार्ट है, इनर कोर, आउटर कोर। ठीक है, सबसे पहले हमारा कोर, कोर के बाद है हमारा रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन के बाद हमारा कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन के बाद हमारा फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर के बाद हमारा क्रोमोस्फेयर, और क्रोमोस्फेयर के बाद है कोरोना। ये जो आपसे के पता है पेपर में क्या दे दिया जाएगा, पेपर में आपको हिरार्की दे दी जाएगी कि जो सन की लेयर है उनको एक हिरारिकल ऑर्डर में हिरारिकल ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, तो आपको क्या है, हिरारिकल ऑर्डर याद होना चाहिए। सबसे पहला है हमारा कोर, या आप बेशक से लिख सकते हैं, क्योंकि शायद ये मैंने पीपीटी में नहीं लगाया हुआ है, ये डायग्राम के थ्रू ही आपको करना है। सबसे पहला है हमारा कोर, ये मैं जो नीचे है नीचे लिख के दे देती हूँ, जो चैट है चैट ऑप्शन में। सबसे पहला है हमारा कोर, कोर के बाद है हमारा रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन के बाद है हमारा कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्शन जोन के बाद हमारा फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के बाद हमारा है क्रोमोस्फीयर, और क्रोमोस्फीयर के बाद हमारा कोरोना। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कोर क्या है। कोर हमारा जो सन है, सन का जो बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं कोर। कोर के बाद आता है हमारा रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन जो है ये वाला जो डार्क येलो से दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पे हमारे जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस का बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद है हमारा कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्शन जोन कौन सा है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट है हमारा कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन क्या है, यहाँ पे जो हमारी जो हॉट गैस है, जो गर्म गैस है, उसके जो है ना गुब्बारे से फूलते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम, इनका क्या हो रहा है, एक दूसरे में फ्यूजन हो रहा है, एक दूसरे के साथ क्या रिएक्ट हो रहा है, और इसकी वजह से क्या है, यहाँ से गर्म गैस निकलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तापमान बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा, उसकी वजह से इनका क्या है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तब ये हमारी क्या है, सन से एनर्जी निकलती है। और ये यहाँ पे क्या है, इसमें जैसे पानी में बबल उठती हैं, ऐसे हमारे जो रेडिएटिव जोन है उसमें बबल उठने लगते हैं। उसके बाद हमारा है फोटोस्फीयर। ठीक है, ये हमारा जो जोन है इसको बोला गया है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर क्या है, फोटोस्फीयर वो पार्ट है सन का जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं। अगर हम नीचे से अर्थ सरफेस से सन को देखते हैं तो वो हमें कौन सा पार्ट दिखता है, वो अर्थ का भाग होता है, फोटोस्फीयर भाग होता है। उसके बाद होता है हमारा कोरोना। ये जो कोरोना है ये सबसे जो बाहरी परत है सन की वो होती है, लेकिन ये हम तभी देखते हैं जब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो ये है हमारी अर्थ जो सन है, सन की लेयर, कोर, कन्वेक्टिव कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, और हमारा है क्रोमोस्फीयर और कोरोना। ठीक है, उसके बाद है अब हमारा होता है इंसोलेशन। क्या होता है इंसोलेशन, कुछ भी नहीं होता है। इंसोलेशन क्या होता है, जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है, हमारी इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। देखो, सन इज अ ग्रेट इंजन दैट ड्राइव विंड ऑन अर्थ सरफेस, ओशन करंट, एक्सोजेनेटिक और डेंडुनेशनल प्रोसेस एंड अल्टीमेटली सस्टेन लाइफ इन द बायोस्फीयर। ये आपको जो ये लाइन है ये आपके लिए ना असर्शन रीजन बन सकती है कि जो सूर्य है, सूर्य एक महान ऊर्जा सोर्स है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरीय धाराओं, बहिर्जात या अनुच्छादन प्रक्रियाओं, अपक्षय और क्षरण पर हवाओं को चलाता है और अंततः जीव मंडल में जीवन को बनाए रखता है।
ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि सूर्य एक ग्रेट इंजन क्यों है, क्योंकि सूर्य से जो हमें एनर्जी मिलती है उसकी वजह से क्या हमारा तापमान बढ़ता है, और तापमान के बढ़ने की वजह से ही, तापमान में के कारण ही, जब तापमान में डिफरेंस हो जाता है उसके कारण ही हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है, और प्रेशर के कारण हमारी विंड चलती है, विंड के कारण हमारी जैसे ये ओशियन करंट चलती है, हमारी वेव चलती हैं। आप सबको पता है, अभी हमने जो टॉपिक कवर किया है जियोमॉर्फोलॉजी का, सी करंट जो टॉपिक है, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी कवर किया था, समुद्री जो तरंगे उनके बारे में पढ़ा था। और सबको पता है समुद्री तरंग ऊपर किसकी वजह से उठती हैं, हवा की गति के कारण वे क्या कर, उनमें भी गति होती है। उसके बाद जो रेडिएंट एनर्जी रिसीव होती है हमारे सन से, किस फॉर्म में होती है, वो एनालॉगस फॉर्म में आती है टू शॉर्ट वेव। अब एक बात याद रखना, हमारा, ये मैं आपको समझा रही हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी हमारा पिंड है ब्रह्मांड में, वो जितना बड़ा होता है ना, जैसे सन हमारा सबसे बड़ा है, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है ना, एनर्जी उतनी ही क्या है, छोटी जो वेव है ना, छोटी वेव में आती है। ठीक है। और जितना छोटा होगा उसकी जो एनर्जी जाएंगी वो क्या है, बड़े उसमें जाएंगी, लॉन्ग वेव में जाएंगी। ठीक है। जो सबसे जो बड़ा होता है उससे एनर्जी आती है शॉर्ट वेव में, छोटी छोटी जो वेव है ना, जो तरंग है छोटी छोटी आती है, तो इनको क्या बोला जाता है, शॉर्ट वेव। ठीक है। तो देखो, जो हमारा सन है, सन से एनालॉगस टू शॉर्ट फॉर्म में आती है, एंड ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ, इतनी रेट से ये क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ये जीटी ट्रिवार्था ने क्या दी है, एक जीटी ट्रिवार्था का एक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद जो सन है, सन बहुत बड़ा जो गैस है, गैस का गोला है, जिसका डायमीटर इतना है, जो हमारी अर्थ से कितने गुना ज्यादा है, 109 गुना ज्यादा है। और सन इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड ऑफ मेजर जोन। ये मैंने आपको बता दिया कि सूर्य से प्राप्त विकिरण ऊर्जा शॉर्ट वेव के समान के रूप में प्राप्त होती है, और इतना जो इसका भाग है, इतनी दर से क्या है, ये जो हमारी शॉर्ट वेव है, ये इतनी दर से क्या है, यात्रा करती है। और सूर्य बहुत बड़ा गैसीय द्रव्यमान है, जिसका व्यास लगभग कितना है, हमारा पृथ्वी के 109 गुना ज्यादा है पृथ्वी से, और माना जाता है। और मैंने उसके बाद आपको बता दें कि जो सूर्य है, सूर्य 4 प्रमुख क्षेत्रों से बना है, कोर, फोटोस्फियर, हमारा क्रोमोस्फियर, कोरोना। ठीक है। ये आपके क्या है, ये आपके जोन है जो आपको याद रखने। अब हमें क्या याद रखना है, मैकेनिज्म ऑफ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन, जो हमारा सोलर है रेडिएशन, जो हमारा सन है, सन के अंदर जो ये सोलर रेडिएशन होता है, ये कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी रेडिएटिव जोन है वो किससे बनी हुई है, वो हमारी बनी होती है हाइड्रोजन से। तो हमारा जो सन है, सन के कोर में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में कन्वर्ट हो रही है। हीलियम गैस में कन्वर्ट क्यों रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होने के कारण, जो सन है, सन के कोर में क्या है, बहुत ज्यादा तापमान और प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण क्या है, जो हाइड्रोजन है हीलियम में चेंज हो रही है। ये देखो, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसका आंतरिक भाग है, जिसमें परमाणु संलयन यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है के तहत अत्यधिक दबाव और बहुत अत्यधिक तापमान के कारण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन ये होता है, या तो हम जो एक जो गैस है उसकी वजह से दो गैसें बन जाती हैं, इसको बोला जाता है, इसे जो दो पार्टिकल है, दो गैसेज है, उसका डिस्चार्ज होता है। ठीक है। या फिर क्या होता है, हमारे जो दो गैस हैं उनका क्या है, वो एक हो जाती है, और उनकी वजह से क्या है, जो एक जो गैस है उसका निर्माण होता है। ठीक है। तो ये होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन हम जो मैन है, मैन भी यूज करता है। हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी जब हम बनाते हैं तो वो इन्हीं दो मेथड के थ्रू बनाते हैं। एक को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक को बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है।
तो ये मैंने आपको बता दिया कि सन के इंटीरियर में तापमान और जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है और हीट इज ट्रांसपोर्टेड। अब जो ये हीट जनरेट हुई है हमारे कोर में, ये जो सन है, सन के जो बाहरी परतों में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कंडक्शन और कन्वेक्शन मेथड के थ्रू। अब ये कंडक्शन और कन्वेक्शन मेथड क्या है, ये हम जब हमारा टेम्परेचर पढ़ेंगे, टेम्परेचर में हम पढ़ेंगे कि जो हीट है, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। कन्वेक्शन तो मैंने आपको बता ही रखा है। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन होता है जब एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में क्या है, ट्रांसफर होती है, उसको बोला जाता है कंडक्शन। ठीक है। उसके बाद जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन जो लिक्विड जो पार्ट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, और जो कंडक्शन है, कंडक्शन हमारा जो सॉलिड पार्ट है उसमें ज्यादा होता है। और ये पॉइंट आउट किया, जो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट इनसाइड सन इज मोर और लेस कांस्टेंट। तो ये है अंकित किया जा सकता है कि सूर्य के अंदर गर्मी उत्पन्न होने की दर कमोबेश स्थिर होती है, और इसलिए सूर्य की बाहरी सतह से ऊर्जा का विकिरण भी कमोबेश स्थिर रहता है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो सन है, सन के अंदर जो एनर्जी बनती है वो एक क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कि अगर आज इतनी बनी है कल भी इतनी बनेगी। और ऐसे जो एनर्जी सन के जो बाहरी परतों से जो रिलीज होती है उनसे भी क्या है, स्टैटिक एनर्जी ही रिलीज होती है। अब एक आपका यहाँ पे है, आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, सोर्स स्थिरांक। सोर्स स्थिरांक होता है, ये देखो ये हमारा है सोर्स स्थिरांक। सोर्स स्थिरांक है कि प्रति इकाई क्षेत्र पर हमें कितना इंसोलेशन प्राप्त हो रहा है, इसको क्या बोला जाता है, सोलर कांस्टेंट या सोर्स स्थिरांक। द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन और सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस फेसिंग द सन। ठीक है। तो पर यूनिट एरिया में हमें कितना सोलर रेडिएशन या सोलर एनर्जी हमें मिल रही है, उसको बोला जाता है सोर्स स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट। ठीक है। अब ये जो है ना, ये 3 लॉ है आपके, लॉ ऑफ रेडिएशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज इट इज याद रखने हैं। सबसे पहला है हमारा वेन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब वेन्स का आपको ये भी नाम याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट लॉ किसका है, तो वेन्स का है, डिस्प्लेसमेंट लॉ वेन्स का है। उसके बाद हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। ठीक है। और जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है उसके बाद हमारा है किरचॉफ लॉ है। अब सबसे पहला हमारा वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है। वेन डिस्प्लेसमेंट ने, ये देखो आपको है ना ये दे दिया जाएगा, ये जो लाइन है ना, स्टेट दैट द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द एमिटिंग बॉडी। ये आपको लाइन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है ये किसका लॉ है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये लाइन एज इट इज याद रखनी है आपको। ठीक है। तो इसमें क्या बोला जाता है, मैंने आपको अभी ये बात समझाई थी कि जितना कोई भी पिंड है इसका तापमान जितना ज्यादा होगा, या फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना इससे जो एनर्जी वो किस फॉर्म में निकलेगी, शॉर्ट फॉर्म में। अब वेन ने ये बताया कि जितना ज्यादा कोई बॉडी मास गर्म होगा उससे जो एनर्जी निकलेगी ना वो उतनी क्या है, शॉर्ट फॉर्म में निकलेगी। तो इसलिए जो सन है, सन हमारा क्या है, हमारा गरम पिंड गोल का गोला है, जिससे जो एनर्जी है छोटी वेव में, शॉर्ट वेव में आती है। ठीक है। तो ये वेन का ये याद रखना, द हायर द टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी, जो बॉडी रेडिएट कर रही है यानी कि जहां से एनर्जी निकल रही है वो जितनी ज्यादा गर्म होगी उससे जो वेवलेंथ है यानी कि जो तरंग दे रही है उतनी क्या है, छोटी होंगी। और जितना ज्यादा ठंडा होगा कोई बॉडी उसे जो रेडिएशन है, जो वेवलेंथ है उसकी उतनी ही क्या है, बड़ी होंगी। तो ये है हमारा वेन का डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब यही बात तीनों ने बस सेम बात बोली है, बस जो वर्ड है ना वो अलग यूज किया। अब हमारा है स्टीफन का स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब इन्होंने क्या बोला है, द होटर द रेडिएटिंग बॉडी द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम दैट बॉडी एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जितना ज्यादा कोई पिंड गर्म होगा उतनी ज्यादा उससे क्या है, जो एनर्जी है वो बाहर निकलेगी, और जितना कोई ठंडा होगा उससे उतनी कम एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है। उसके बाद है हमारे किरचॉफ का। किरचॉफ ने ये बताया कोई भी बॉडी जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करती है यानी कि अवशोषित करती है उतना ज्यादा क्या करती है, एमिट करती है।
ठीक है, जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा एमिशन, ठीक है। और एमिशन की वजह से ये हमारी एक रिमोट सेंसिंग होती है जिसको बोला जाता है थर्मल रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो ये हमारे तीन लॉ, ये तीनों लॉ आपको क्या है कुछ समझने में कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी को भी ये जो लॉ ऑफ रेडिएशन है, क्योंकि ये इंग्लिश में याद रखने हैं, क्योंकि हिंदी में याद रखोगे तो सब कुछ सिर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि वर्ड ही ऐसे हैं उनमें। तो आपको जो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसका देखो, जैसे ये वाला जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है ये वाला याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपसे क्या है पूछा जाएगा। अगर किसी को भी ये लॉ ऑफ रेडिएशन नहीं समझ में आई है तो वो क्या है वो पूछ सकता है, अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो। और अगर समझ में आ गए हैं तो जल्दी से लिख दो यस, ताकि हम आगे चलें। जैसे इसकी जो है ना हिंदी स्लाइड नहीं है, और अगर आपको हिंदी में पढ़ना है ना तो हमारी जो सविंदर सिंह की बुक है ना, बस इस यही जो स्लाइड है ना इसका इसका मैंने हिंदी में नहीं लगाया है, क्योंकि ये हिंदी में याद करने के लायक नहीं है। आपको हिंदी में नहीं होगा ये याद, आपको समझ में भी नहीं आएगा। जो मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिख रखा है ना, बस ये ब्रैकेट में ही याद कर लेना, यही बस एक बार समझ लेना। जो मैंने समझाया है अगर वो समझ में नहीं आया ना तो वो बताओ, मैं फिर से समझा देती हूँ। अगर जो मैंने समझाया है वो समझ में नहीं आया तो वो बताओ। जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी कमेंट किया करो ताकि हमारी जो क्लास है वो लेट ना हो और हम आगे शुरू करें, और मेरे को भी पता चल जाए कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। हाँ बस ठीक है, क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हमारा इंसोलेशन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कहाँ पे हमें ज्यादा मिलता है कहाँ पे हमें कम मिलता है। अब ये पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे। आप सबको पता है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ 20 अपने एक्सिस पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, 23 पॉइंट एंड हाफ जो डिग्री है उस पर हमारी अर्थ क्या है अपने कक्षीय भाग पे झुकी हुई है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, ये आपके देखो ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक हमारा क्या है सन क्या करते हैं, सन में शिफ्टिंग होती है। ये सन है, सन क्या है 8 डिग्री क्या है ऊपर बढ़ता है। 0 डिग्री पर क्या है इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर है। तो क्या है ये, जैसे मान लो आप सबको पता है कर्क संक्रांति होती है, मकर संक्रांति होती है, यानी कि हमारा समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, ये सब होती है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, ये हमारे सन जो है ना सन जो शिफ्टिंग करता है, 8 डिग्री ऊपर जाता है 8 डिग्री नीचे आता है। तो देखो जैसे अब आप सबको पता है कि जो कर्क संक्रांति है वो कब है, जल्दी से बताओ। जो हमारा सन है, सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर किस दिन चमकता है, अगर किसी को पता है किस दिन वहां पे जो है अपनी डायरेक्ट रेज गिराता है। क्या वो 21 मार्च है, क्या वो 23 जून है, क्या वो हमारा सितंबर में होता है, क्या वो हमारा दिसंबर में होता है। हमारा जो कर्क संक्रांति है वो कब होता है। आप इतने कम क्या है जल्दी से बताओ, इतने हम आगे शुरू करते हैं। ये देखा जाता है कि औसतन एवरेज की अगर हम बात करें कि जैसे जैसे हम ये हमारी अर्थ है,
अर्थ का ये क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ चलते तो जो हमारी सूर्यताप है यानी कि जो इंसोलेशन है, इंसोलेशन की जो मात्रा है क्या है वो घटती जाती है। जो हमारा विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, यहाँ पे जो इंसोलेशन है ज्यादा प्राप्त होता है, यहाँ पे इंसोलेशन है कम प्राप्त होता है। अब इसका क्या चक्कर है, इसका ये चक्कर है कि जो हमारा सन है, सन की जो है इक्वेटर है, इक्वेटर पर डायरेक्ट रेस पड़ती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तिरछी ओब्लिक रेस गिरती हैं। और ये जो ओब्लिक रेस है ये क्या करवाती हैं, क्योंकि इनको तो जब ये सीधी जो किरणें पड़ती हैं इनको कम एरिया गर्म करना पड़ता है तो ये जल्दी से क्या है, गर्म हो जाता है। लेकिन जो ये तिरछी जो तरंगे जाती हैं, तिरछी जो रेज जाती है, ये क्या करती हैं, तिरछी रेस को क्या है, तिरछी रेस को ज्यादा एरिया गर्म करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा और हमारा जो पोल है, पोल पर टेम्परेचर क्या है, कम होता है। ठीक है, लेकिन वर्ष के अलग अलग समय पर अलग अलग अक्षांशों पर पर्याप्त सूर्य ताप की अस्थायी भिन्नता होती है। ठीक है, तो जो हमारा इंसोलेशन है, इंसोलेशन को कौन कौन प्रभावित करता है, बादल, बादल प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो क्लाउड है, क्लाउड क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं इंसोलेशन को। जो हमारा सूर्य से इंसोलेशन आता है उससे पहले हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करना पड़ता है, और उस एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, हमारे क्लाउड होते हैं। ये क्लाउड क्या करते हैं, जो इंसोलेशन आता है इसको क्या करते हैं, ये जो इंसुलेशन है इन बादलों से टकराकर वापस चली जाती है। उसके बाद वायुमंडलीय क्या है, उसके बाद हमारा क्लाउड से हमारा होता है रिफ्लेक्शन, और हमारा स्कैटरिंग होती है। जो ये डस्ट पार्टिकल होते हैं, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल है उसे ये इंसुलेशन टकरा के क्या है, चारों दिशाओं में फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है और एब्जॉर्प्शन। और कुछ ऐसे होते हैं जो इन इंसुलेशन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक जनरल सा ओवरव्यू है जो आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारा इंसोलेशन है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ चलते हैं तो हमारा जो इंसोलेशन है, इंसोलेशन की जो मात्रा है, सूर्यताप की जो मात्रा वो क्या है, घट जाती है। ठीक है, अब ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया कि ये जो है, यहाँ तक क्या है, जो सन है, सन की जो मैक्सिमम ऊपर नीचे होने की जो स्थिति है वो क्या है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये होती है। लेकिन जो लास्ट वर्ड लिमिट होती है हमारी सन की, जो किरणें हैं कहाँ तक पहुंच पाती हैं उसको बोल, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल तक जो हमारी सन की जो है किरणें पहुंच पाती है, तो इसको क्या बोला जाता है, लास्ट लिमिट ऑफ सन। तो लास्ट लिमिट ऑफ सन है हमारी आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में और अंटार्कटिक सर्कल साउथ में, और हमारा जो सन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच है, इसमें शिफ्टिंग होती रहती है। ठीक है, तो क्या है, जो ये हमारी सन की रेज है, ये हमारा इक्वेटर एरिया और ये है हमारा पोलर एरिया। देखो इक्वेटर एरिया क्या है, इक्वेटर पर इसकी किरणें, जो सन है, सन की किरणें सीधी गिरती हैं, तो इसको क्या है, कम जो एरिया, कम एरिया को कम एरिया को वो क्या है, कम एरिया को गर्म करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे हमारा सन है, ये सन की क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस, एक तो क्या है, रास्ता बहुत ज्यादा लंबा होता है और क्या है, बहुत बड़ा एरिया होता है। इस इतने बड़े एरिया को क्या है, गर्म करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा तापमान हमारे पोलर एरिया में कम रह जाता है। अब देखो हमारा है कर्क और मकर। ठीक है, के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच फैले कटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतम सूर्यताप प्राप्त होता है। मैंने आपको बता दिया कि जो अधिकतम सूर्यताप कहाँ तक प्राप्त होता है, हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में। ये जो लिमिट है, ये यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट हमारा है अधिकतम सूर्यताप का। ठीक है, ये क्या है, हमारा अधिकतम सूर्यताप का पार्ट है। लेकिन जो हमारा आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो सन है, सन की रेज पहुंचती है, लेकिन इतना ज्यादा क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पाता है, क्योंकि जो एरिया एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है और इतना गर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, इतना ही नहीं, सर्दी और गर्मी के मौसम में सूर्यताप में बहुत कम अंतर होता है, क्योंकि हर जगह साल में 2 बार
सूर्य का क्या है अनुभव होता है। एक वर्ष के दौरान प्राप्त सूर्यताप की मात्रा के आधार पर ग्लोब को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब हमारे जो एरिया है उसको क्या है 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जहाँ पे एक जगह वो जहाँ पे क्या है हमारे कौन कौन से हैं, हमारे लो लैटिट्यूड जोन, मिडल लैटिट्यूड जोन और हमारे हैं पोलर जोन। ठीक है, तो मैंने आपको कौन कौन सा बताया है, लो लैटिट्यूड जोन, मिडल लैटिट्यूड जोन और हमारा पोलर जोन। अब लो लैटिट्यूड जोन कौन सा है, लो लैटिट्यूड जोन है हमारा, लो लैटिट्यूड जोन है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जो हमारा तापमान है, तापमान क्या है बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद हमारा मिडल लैटिट्यूड जोन, मिडल लैटिट्यूड जोन है हमारा दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66 डिग्री तक, 23.5 डिग्री से 66 डिग्री तक। ठीक है, और इधर भी 23.5 से 66 डिग्री का। उसके बाद हमारा है पोलर जोन, पोलर जोन है हमारा 66 से 90 डिग्री तक। तो ये 3 जोन बताए हैं। ठीक है, तो ये क्या है जो हमारा लो लैटिट्यूड जोन है, लो लैटिट्यूड जोन पे मैंने आपको बताया जो पृथ्वी की जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चमकता है, और यहाँ पे जो सूर्य की किरणें है कैसी होती है, लंबवत सीधी होती है। और यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य को कितना हिस्सा, कम हिस्सा गर्म करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे तापमान ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं, जो सन है, सन को क्या है जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसको ज्यादा गर्म करना पड़ता है, ज्यादा एरिया को कवर करना पड़ता है। ठीक है, पोलर जोन का मैंने बता दिया 66 से 90 के बीच होती है इन बोथ हेमिस्फीयर, एवरी प्लेस रिसीव मैक्सिमम। अब हमारे कुछ फैक्टर हैं, ये फैक्टर आपको याद होने चाहिए। टेम्परेचर के अलग फैक्टर होते हैं, और जो हमारा है टेम्परेचर के अलग फैक्टर होते हैं, और हमारा जो इंसोलेशन है उसके अलग फैक्टर है। तो ये फैक्टर आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो एंगल ऑफ सन रे और द एल्टीट्यूड ऑफ द सन। ठीक है, और दूसरा हमारा लेंथ ऑफ द डे, तीसरा है हमारा डिस्टेंस सन के बीच में और अर्थ के बीच में। उसके बाद हमारा है सनस्पॉट, सनस्पॉट के बाद हाँ जो हमारा इफेक्ट है एटमोस्फेयर का, वो कितना इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब है हमारा ये देखो, ये मैंने आपको समझा ही दिया है, वर्टिकल रेज और हमारा ओब्लिक रेज। वर्टिकल होती है सीधी किरणें और ओब्लिक होती है हमारी तिरछी किरणें। तो ये जो आर्क अंटार्कटिक सर्कल ये वाला पार्ट है, ये कैसी है, यहाँ पे हमारी ओब्लिक किरणें जाती हैं। और जो हमारा ये ट्रॉपिकल जो पार्ट है, ट्रॉपिकल पार्ट पे ये जो इतना पार्ट है, यहाँ पे कैसी किरणें हमारी वर्टिकल यानी कि सीधी किरणें। वर्टिकल किरणें कौन सी होती हैं, इक्वेटर और ट्रॉपिकल एरिया पर चमकता है सन, तो सन को क्या है स्मॉल एरिया को कवर करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है तापमान है, इंसोलेशन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तापमान ज्यादा मिलता है। और वही अगर मैं ये 23.5 डिग्री से ऊपर, सन स्पोर्ट्स का मतलब होते हैं सौर कलंक, सन स्पोर्ट का मतलब होता है जैसे सौर कलंक। ठीक है, जो हमारे सूर्य है, सूर्य पर कुछ धब्बे होते हैं, उन धब्बों को बोला जाता है सन स्पोर्ट। उसके बाद हमारी तिरछी, तिरछी होती है हमारी ये जो पोलर एरिया है, इन पोलर एरिया पे जो सन है, सन की रे तिरछी जाती है, तिरछी जाकर इनको क्या है इस एरिया को गर्म करती है। तो क्या है ये तिरछी किरणें होती है, तो इनको ज्यादा एरिया को कवर करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे तापमान क्या होता है, कम है। ये ये देखो, ये एंगल बनता है लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट, डायरेक्ट ओवरहेड होती है, जब डायरेक्ट होती है तो ये देखो जैसे जैसे ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये देखो अब हमारा है लेंथ ऑफ द डे, यानी कि दिन की अवधि। अब दिन की अवधि पे भी डिपेंड करता है। भूमध्य रेखा को छोड़कर सभी स्थानों पर दिन की लंबाई पृथ्वी की धुरी के झुकाव, इसकी समांतर और पृथ्वी के घूमने और परिणाम के कारण होती है। अब सबको पता है जो दिन है, दिन और रात कैसे होते हैं, दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं जब हमारी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है रोटेशन की वजह से। ठीक है, और जो हमारा जो ये मौसम में चेंज आता है, ये कैसे आता है, मौसम में चेंज आता है हमारा रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, जो अर्थ है, अर्थ अपने अक्ष पे घूम रही है इलिप्टिकल पाथ में, तो क्या है
उसका एक पार्ट, जब वो घूमने के कारण उसका एक भाग सन के आगे जाता है, तो वहां उस एरिया जो सन के सामने होगा उस पे क्या होगा, उस पे होगा दिन, और जो सन के पीछे होगा उस पे होगी रात। तो ऐसे दिन और रात चलती है। और जो हमारे ये मौसम में चेंज होता है, कभी गर्मी कभी सर्दी। स्पीड ज्यादा और शॉर्टकट, जैसिंग स्पीड तो ज्यादा है नहीं, मैं तो बहुत आराम से बोल रही हूँ, और शॉर्टकट तो मैंने अभी तक कुछ करवाया ही नहीं है। लेंथ ऑफ द डे मैं अभी समझा रही हूँ, कुछ शॉर्टकट है ही नहीं है। जितना समझाने का होता है उतना समझा देती हूँ, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, 11th 12th नहीं किया, आप बहुत ज्यादा छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको बिल्कुल एक एक चीज बताई जाए। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं मोस्टली जो चीजें है ना वो क्लास में कवर कराती हूँ। ठीक है, तो शॉर्टकट तो नहीं है, वैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ समझने का नहीं है या समझाने का नहीं है। जो फैक्चुअल बात थी वो मैंने आपको बता दी है। अब जो समझने का पार्ट है वो अभी आया है। तो सबसे पहले है लेंथ ऑफ द डे। लेंथ यानी कि दिन की अवधि, दिन की अवधि पर डिपेंड करता है कि कितना इंसोलेशन मिलेगा और कितना नहीं। ठीक है, और जो अब क्या है कि भूमध्य रेखा को छोड़कर जो हमारे और सभी स्थान होते हैं, चाहे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सब पर जो हमारा दिन रात होती है, तो यहाँ पर जो हमारा दिन रात होती है वो किसकी वजह से होती है? हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने जो कक्ष है उस पर घूम रही है। तो हमारा जो पृथ्वी का वो भाग जो सन के आगे होता है वहां पे दिन होता है, जो पीछे होता है वहां पे क्या होती है? रात। और जो ये मौसम में बदलाव आते हैं, जैसे हमारी सर्दी होती है, गर्मी होती है, और हमारी बारिश होती है, हमारा मानसून सीजन होता है, ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब जो जब पृथ्वी जो सन है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर दिन की लंबाई हमेशा क्या है? 12 घंटे की होती है, क्योंकि रोशनी का चित्र या लाइट ऑफ इल्यूमिनेशन जो सोर्स है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। क्योंकि जो हमारा ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, यानी कि रोशनी का जो चक्कर है, ये क्या करता है? ये जो हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर, इक्वेटर को क्या है? हमेशा दो पार्ट में क्या है? डिवाइड करके रखता है। क्या है? लाइट सर्कल ऑलवेज डिवाइड द इक्वेटर इनटू टू इक्वल हाफ। ठीक है, तो जो हमारे ये इसका सर्कल है लाइट का, ये क्या करता है? हमेशा जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर को क्या है? दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो अर्थ है, जो हमारा भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर हमेशा क्या है? 12 घंटे की दिन, 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, उसके बाद भूमध्य रेखा को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। अब देखो, अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एक है हमारा विंटर सोलिस्टिस और एक है हमारा समर सोलिस्टिस। ये विंटर सोलिस्टिस और यानी कि हमारा अ, अब एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे सर्दी कब होती है? देखो ये कंसेप्ट है, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारा है sun और ये हमारी है अर्थ। अब पहले बात कर लेते हैं गर्मी होती है, ये है 0 डिग्री, और ये है 23.5, और ये 23.5 नॉट, और ये हमारा 23.5 साउथ। तो जो सन है, सन हमारे क्या है? इस एरिया पे जो है डायरेक्ट सीधी किरणें डालता है। ठीक है, तो क्या है? अब हमारी गर्मी कब होती है? गर्मी तब होती है जब हमारा जो सूर्य है 23.5 डिग्री पर क्या है? जब चमकता है, यहाँ पर जब सीधा चमकता है, तो इसकी वजह से जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? सर्दी होती है। ठीक है, क्योंकि जो सन की रे है वो जो हमारी कर्क रेखा पर क्या है? डायरेक्ट पड़ती हैं। वही मैं अगर सन की रे बताऊं मकर रेखा पे, मकर रेखा पर क्या है? तिरछी पड़ती है, बहुत कम हमारी मकर रेखा तक क्या है? सन की रेस पहुंच पाती है हमारे जब सन कर्क रेखा पर होता है। ठीक है, तो क्या है? बहुत कम एनर्जी पहुंच पाती है।
तो जब सन यहाँ पे होता है तो सन के यहाँ शिफ्ट होने की वजह से जो हमारा मकर रेखा है, मकर रेखा पर सन की रेज नहीं पहुंच पाती, यहाँ पर सन की रेज नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें क्या होती है, सर्दी होती है, और जो हमारा उत्तरी गोलार्ध उसमें क्या होती है, गर्मी। जैसे अब हमारा है जून जुलाई, जून में जो हमारा जो सन है, सन शिफ्ट कर जाता है कहाँ पे, हमारे कर्क रेखा पर। कौन सी जून है, 21 जून को हमारी होती है कर्क संक्रांति। ठीक है, 21 जून को क्या होता है, जैसे हमारा 3 डेट होती है, 21 मार्च, 22 जून और 23 सितंबर है शायद, ये 3 डेट होती है। तो 21 मार्च और 21 सितंबर, इनको क्या होता है, सन होता है हमारे भूमध्य रेखा पर। और जो हमारा 22 जून है, 22 जून को क्या है, जैसे हमारा 21 मार्च को था इक्वेटर पर, अब ये क्या करेगा, 21 मार्च को 8 डिग्री ऊपर शिफ्ट करता है। जो सन है ना, एक महीने में 8 डिग्री शिफ्ट होता है। जैसे हमारा 21 मार्च को था ये हमारा है 21 मार्च को था हमारे इक्वेटर पर। ठीक है, तो उसके बाद अप्रैल में ये कहाँ पे पहुंचेगा, अप्रैल में ये पहुंचेगा 8 डिग्री तक, मई में पहुंचेगा ये 16 डिग्री तक, और जून में ये पहुंचेगा 23 डिग्री तक। ऐसे 8-8 डिग्री ऊपर बढ़ता है। ठीक है, तो हमारा जो 22 जून है, 22 जून को क्या होती है, कर्क संक्रांति, और जो 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को होती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कब होती है, यानी कि हमारा जो है विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस होता है जब हमारा जो सन है, सन साउथ में शिफ्ट होता है, और क्या है, जो मकर रेखा है उस पर क्या है, सीधा चमकता है। तो जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर क्या है, हमारी सन की रेज नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है, तो सन की रेज कर्क रेखा पर नहीं पहुंच पाती। और जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें क्या होती है, सर्दी होती है। 22 दिसंबर को हमारा क्या होता है, 22 दिसंबर को हमारी जो साउथ हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध की क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होती है, सर्दियों की रात होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेंथ ऑफ द डे। लेंथ ऑफ द डे यानी कि जो दिन की लंबाई है, दिन की लंबाई पर भी डिपेंड होता है कि किस एरिया को कितना ज्यादा इंसोलेशन मिलेगा। अगर हमारा दिन ज्यादा लंबा है, दिन ज्यादा लंबा कब होगा, जब गर्मियों का टाइम होगा। जब गर्मियों में क्या है, हमें इंसोलेशन की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है, और सर्दियों में हमें इंसोलेशन की मात्रा कम प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि सर्दियों में जैसे अब हम अपने पे लगाते हैं, हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो उत्तरी गोलार्ध वालों को जो इंसोलेशन है, ज्यादा इंसोलेशन कब मिलेगा, जब हमारा ये सन होगा कर्क रेखा पर, यानी कि हमारा जून में। तो यहाँ पे इंसोलेशन क्या मिलेगा, ज्यादा, और दिन की अवधि भी गर्मियों में बड़ी होती है। वहीं में अगर जब ये हमारा सन शिफ्ट कर जाता है साउथ में, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है कि सन की रेस कम पहुंच पाती है, और हमारा इसकी वजह से क्या होता है, दिन छोटे हो जाते हैं हमारे उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात क्या हो जाती है, छोटी। और हमारे जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, रात बड़ी। सबको पता है सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में हमारी रात बड़ी हो जाती है, और जो दिन क्या है वो छोटे हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, वो हमारे ये सन और जो अर्थ है, अर्थ की जो ये रोटेशन और रेवोल्यूशन प्रोसेस है, इनकी वजह से होते हैं। अब एक है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। एक कंडीशन होती है हमारी पेरिहीलियन की, और एक होती है हमारी एपीहीलियन की। ठीक है, अब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता है। हिंदी में भी शायद पेरिहिलियन, ये नहीं बोलते हैं पेरिहिलियन, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं आपको बाद में देख के बता दूंगी, अगर किसी को याद है तो वो मेरे को बता सकता है। पेरिहिलियन और एपीहिलियन, ये दो सिचुएशन होती है। पेरिहिलियन देखो, ये पी से याद रखना, पेरिहिलियन, पी से मतलब होता है पास, यानी कि जब अर्थ सन के सबसे नजदीक होती है। वो दिन कौन सा होता है, वो दिन होता है 3 जनवरी।
3 जनवरी को हमारा जो पृथ्वी है सन के सबसे नजदीक होती है। तो इसका मतलब क्या है, इस दिन जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे जो सोलर है, सोलर एनर्जी वो क्या है, ज्यादा मिलती है। ठीक है। और वही हमारा जो 4 जुलाई है, 4 जुलाई को होती है अपीहिलियन, यानी कि 4 जुलाई को हमारा जो अर्थ है सन से बहुत ज्यादा दूरी पर होती है। तो ये जो मिलियन वाला है ये आपको याद रखना है, और ये जो किलोमीटर में, ये दोनों याद रखना है, क्योंकि पेपर में सेम टू सेम आपको ये फैक्चुअल डाटा दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है। पेरिलियन और 2 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं कि क्या इतना डिफरेंस होता है हमारे उपसर्ग और अपसर्ग। हाँ, उपसर्ग और अपसर्ग ये दोनों याद रखना आप। ठीक है। तो हमारा है पेरिहिलियन और एपिहिलियन, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद एक होते हैं हमारे सन स्पॉट्स। सन स्पॉट क्या होते हैं? सन स्पॉट देखो, ये होते हैं, हमारा सन है, ठीक है। अगर सन पर ये धब्बे ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये ऐसे, ये देखो ये होते हैं ये धब्बे, ये धब्बे जब, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है सन स्पॉट। ये जो सन स्पॉट है ना, ये क्या होते हैं? ये सन स्पॉट जो सूर्य है ना, सूर्य की सतह पर क्या कराते हैं? कूलिंग का काम करते हैं। क्योंकि हमें पता है जो हमारा सन है, सन एक क्या है? गर्म आग का गोला है। तो जब ये हमारे जो सन स्पॉट है, सन स्पॉट जब हमारे जो सन है, सन की जो धरातल है उस पर दिखने लगते हैं, इसका मतलब क्या है? सन स्पॉट जब आते हैं तो इसका मतलब जो सन है, सन की जो रोशनी है वो क्या है? हमें कम मिलेगी। अगर सन स्पॉट ज्यादा है तो हमें क्या है? टेम्परेचर कम मिलेगा, और सन स्पॉट कम है तो टेम्परेचर क्या है? ज्यादा मिलेगा। ये देखो, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर हमारे सौर स्थिरांक है, यानी कि ये जो सन स्पॉट है ना, जब सन की जो धरातल उस पर बहुत ज्यादा छा जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये हमारे सन को ठंडा कर देते हैं, और जब ठंडा कर देते हैं तो उसकी वजह से जो तापमान है वो पृथ्वी को क्या मिलता है? कम मिलता है। और लेकिन अगर ये कम हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये कम होते हैं तो जो हमारा सन है, सन का जो धरातल है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, और जो हमें तापमान है वो क्या मिलता है? बहुत ज्यादा मिलता है। बस आपको इतना ही याद रखना है सन स्पॉट में। ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। पेरिहिलियन, एपिहिलियन मैंने आपको बता दिया। सन स्पॉट यानी कि जो हमारे सौर कलंक होते हैं वो बता दिया है। अगर सौर कलंक सूर्य की सतह पर ज्यादा होते हैं तो इसका मतलब हमें जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो क्या मिलेगा? वो कम मिलेगा। क्योंकि ये जो सौर कलंक होते हैं ना, ये बहुत ठंडे होते हैं, और इनके ठंडे नेचर के कारण ये जो सन है ना, सन को भी क्या कर देते हैं? ठंडा करते हैं, जिसकी वजह से हमें तापमान क्या है? कम मिलता है। और अगर ये जो सौर स्थिरांक है ये सूर्य के धरातल पर कम होते हैं, इनका 11 साल का चक्र होता है। ठीक है। 5.5 तो 5.5 साल में ये ज्यादा, 5.5 साल में क्या है? ये कम होता है। ऐसे इनका जो है चक्र चलता है। ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, और कल जो है हम टेम्परेचर वाला टॉपिक शुरू करेंगे। इसमें थोड़ा सा जो पार्ट रह गया वो हमारा लास्ट वाला एक पॉइंट डिस्क्राइब करना रह गया है, जिसमें आपको रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्यूजन और हमारा जो हीट बजट है, और उसके साथ ही साथ हम टेम्परेचर भी शुरू कर देंगे कल। तो हमारा जो कल की क्लास है उसमें हमारा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ही टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। अगर किसी को भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, रोबिन, रस्टी, विजय, शगुफ्ता, क्या आप सबको क्लियर है ये टॉपिक? जल्दी से बताओ। ठीक है, सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी से कमेंट किया करो। तो अब जो इसका जो पीडीएफ है ना हमारे क्लाइमेटोलॉजी का, वो मैं कल शाम को अपलोड करूंगी, क्योंकि टेम्परेचर जो टॉपिक का वो कंप्लीट हो जाएगा।
क्योंकि मैं क्या कर देती हूँ ना कि एक साथ बना देती हूँ, और एक साथ के चक्कर में क्या होता है फिर ये अलग नहीं हो पाते हैं, पीडीएफ फिर अलग नहीं बन पाता है, डिलीट करना पड़ता है। तो मैं एक साथ अपलोड कर दूंगी, इतने आप टेंशन मत लेना। जो मैंने मटेरियल दिया है, आई होप जो इंग्लिश वाला मटेरियल है ना वो इतना ज्यादा एनफ मटेरियल है, अगर आप हिंदी नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर का जो अगर मैं बोलूँ ना पैटर्न, वो अगर आप इंग्लिश में समझोगे तो आपको पेपर एकदम से क्लियर हो जाएगा। हिंदी में जो लैंग्वेज एनटीए वाले यूज करते हैं वो इतनी हार्ड होती है कि कोई समझ नहीं पाता है। अगर आपको इंग्लिश का थोड़ा बहुत कुछ नहीं समझ में आता ना तो आपको हिंदी का पढ़ के समझ सकते हो, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू हिंदी इन पेपर, ओनली इन पेपर। अगर मैं पेपर की बात करूँ जो हमारा एग्जाम है एनटीए का, तो आप कोशिश करा करो कि जो इंग्लिश है इंग्लिश से पढ़ो, और अगर इंग्लिश नहीं समझ में आती है पीडीएफ में फिर हिंदी पे जाओ, ठीक है। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर से मिलेंगे 6 से 7 और 8 से 9 हमारा सेशन होएगा। तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। वेरी गुड जैसे जो साथ साथ है बुक से भी जो अगर आप स्टडी करते हो ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैटर बस इतना ही पढ़ना है जितना मैंने दिया, और अब बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अगर इतना करते हो तो जो आपका पेपर है वो क्लियर हो जाएगा, जेआरएफ आप ले जाओगे। आप सबका जो जेआरएफ है वो हो जाएगा, बस इतना ही पढ़ो जितना आपको दिया जाता है, क्योंकि पेपर की डिमांड ही उतनी है। अगर पेपर की डिमांड से ज्यादा पढ़ोगे तो आप पेपर नहीं करोगे, ठीक है। आपको आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, आपको नॉलेज हो सकती है लेकिन आपका पेपर नहीं होगा, ठीक है। चलो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो जैसिंग अच्छा है, आप क्लास के प्रेशर की वजह से कम पढ़ रहे हैं तो आपकी रिवीजन और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो गुड वर्क, सब लोग अच्छे से स्टडी करें एंड कोई टेंशन मत लेना, पेपर आराम से हो जाएगा। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच।